सो बेसिकली मेरा नाम वेद रवतानी है और ये फिल्म मेरे दिमाग में कैसे आई थी। ये एक्चुअली ऐसा था कि मतलब अराउंड 8 से 2015 से लेके 2022 तक मैं बहुत रोमांटिक कॉमेडीज़ ही कर रहा था। और बाय चॉइस नहीं था, वो बाय चांस था। और मैं कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहा था जो मतलब एक शॉर्ट स्टोरीज थी, 10 शॉर्ट स्टोरीज थी। उसमें से बेसिकली वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ। उसमें से एक स्टोरी थी जो थ्रिलर जॉनर की थी, जो जिसका नाम द गेम था, जो मेरे किसी राइटर दोस्त ने लिखी थी और मैंने वो स्टोरी ले ली। वो प्रोजेक्ट फॉल आउट हुआ, मैंने 9 स्टोरीज लौटा दी, लेकिन ये स्टोरी मैंने अपने पास रखी। एंड फिर इस पर मैंने एक दूसरे राइटर के साथ रिवर्क करना चालू किया। और वहाँ से बेसिकली वहाँ से बेसिकली एड्रेनलिन का ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आया। एंड सो बेसिकली वहाँ से हम लोगों ने जब ये डेवलप करने लगे तो वहाँ से ये एड्रेनलिन का कॉन्सेप्ट आया। एंड मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इतने सालों से एक सर्टेन जॉनर की टाइप की फिल्म्स बना रहा था, तो आई वाज एंटरिंग अ न्यू टेरिटरी। एंड उसके लिए मतलब रात भर नींद नहीं आती थी। एंड एक वो बेचैनी रहती थी, यार इसको मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं अलग कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को चैलेंज कर सकता हूँ। एंड काइंड ऑफ मैं विस्लिंग वुड्स का एल्यूमनाई हूँ, तो विस्लिंग वुड्स ने मुझे बुलाया था वापस तभी के टाइम पे। एंड दे वांटेड 4 एक्टर्स थे जिनको किसने कास्ट नहीं किया था उनके ग्रेजुएशन फिल्म्स में। एंड दे वांटेड मी टू बेसिकली मेक वन फिल्म, और डिप्लोमा फिल्म विद द एक्टर्स जिनको किसी ने कास्ट नहीं किया। और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट पड़ा था, तो वहाँ से बेसिकली कॉन्सेप्ट भी था, स्टोरी भी थी, ये मौका भी मिला और बेसिकली ये पूरा जुड़ गया। एंड देन फाइनली ये फिल्म बनी। जैसे कि आप बताए वहाँ पे जो भी आपने डायरेक्शन वगैरह सब वहाँ से सीखा। इससे पहले आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं उसके बारे में? सो मैं एक्चुअली विस्लिंग वुड्स पे मैंने फिल्म डायरेक्शन सीखा है, लेकिन मेरी जर्नी उसके पहले से चालू होती है। मैं 2008 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एंड अलग अलग प्रोडक्शन हाउस शॉर्ट फिल्म्स बनाता था। अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में मैं एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट राइटर भी काम करता था। मैंने मेरी पढ़ाई एडिटिंग में की है, विजुअल इफेक्ट्स में की थी, और काफ़ी फिल्म्स तभी बनाता था। बट मेरा ग्रेजुएशन मतलब वो बोलते हैं ना लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं यार पढ़ाई आप करो कैसे भी, तो मैंने बोला यार इसमें ही करता हूँ। एंड कुछ ऐसा था कि उस साल मैं एक्चुअली FTI जाना चाहता था मेरी एडिटिंग में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और वो फॉर सम रीज़न नहीं वर्कआउट हुआ। एंड आई वेंट टू विस्लिंग वुड्स। एंड विस्लिंग वुड्स में भी मैं एडिटिंग के लिए ही गया था, बट वहाँ पे क्या किसी ने मेरे को ऐसा चैलेंज दे दिया था, यार तुझे तो डायरेक्शन नहीं मिल सकता है। तो मैंने बोला मुझे नहीं मिल सकता है। इस चैलेंज को लेते हुए मैं बेसिकली डायरेक्शन में घुसा, और तब से लेके अब तक डायरेक्शन छूटा नहीं है। एंड मैंने क्या काम किया, मैंने 2 वेब सीरीज़ बनाई है, वो भी दोनों रोमांटिक कॉमेडी के स्पेस में। एक का नाम प्यार ऑन द रॉक्स है और एक का नाम सूरज और सांझ है। और उसके अलावा मैंने 200 एड फिल्म्स बनाई, डायरेक्ट की है, 100 एड फिल्म्स प्रोड्यूस भी की है, प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की है। एंड 100 के ऊपर मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। सो हाँ, मैंने मतलब ये काम किया है। आपने किसी डायरेक्टर को असिस्ट भी किया है? मैंने बेसिकली असिस्ट भी डायरेक्ट मैंने राइटर्स को असिस्ट किया है, प्रोड्यूसर को असिस्ट किया है, डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है। बट कोई एक डायरेक्टर को कंटिन्यूसली नहीं असिस्ट किया है। छोटे छोटे फेजेस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग डायरेक्टर्स को असिस्ट किया था। बट मैं बहुत बुरा असिस्टेंट था। मतलब ऐसा था कि बस रोज़ भगवान से ये प्रे करता था भाई नौकरी से कोई निकाल नहीं दे। मैं मेरे असिस्टिंग डायरेक्शन को ये क्रेडिट नहीं दूंगा मेरे डायरेक्टर बनने में। मैं मेरे डायरेक्टर बनने का क्रेडिट मेरे एडिटिंग को दूंगा। जो मैं एडिटर था, और मैं एडिटर के जर्नी से मैंने एक फीचर फिल्म भी एडिट की। वहाँ से जब मैंने डायरेक्शन की तरफ आया मैं एडिटर डायरेक्टर। मेरा जब एक आई थिंक इनके पहले एक कोई इंटरव्यू दे रहा था यहाँ पर, और सर बोल रहे थे कि असिस्ट करना ज़रूरी है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर एक अच्छा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनता है। सीखना मैं मानता हूँ द बेस्ट वे टू लर्न, अगर सीखना है तो बनाओ सीधा। द बेस्ट वे इज बाई डूइंग। हॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर है रॉबर्ट रॉड्रिगेज, कभी उनकी जर्नी फॉलो करो। व्हाट ही सेज, यू वांट टू लर्न, मेक, बनाओ। ऐसा नहीं आपको बजट चाहिए, आप
कम से कम नहीं भी करके एक फीचर फिल्म आप 6 लाख 7 लाख रुपए में बना सकते हो। उतना पैसा जोड़ो, और वो उसने बेसिकली अपने आप को एक लेबोरेटरी में एज अ मेडिसिन एक्सपेरिमेंट, मतलब मेडिसिन उन पे एक्सपेरिमेंट की जाएगी, इनरोल किया, तब जाके उनको एक $7,000 मिले, और उन्होंने 1990s में जाके $7,000 में एक फीचर फिल्म बनाई जो जाके थिएटर्स में रिलीज हुई, एल मरियाची, उसके बारे में रिसर्च करो। सो फ्रैंकली एंड ऐसा लग रहा नहीं कि कम बजट की फिल्म है, एक्शन फिल्म बनाई, और उसके ऊपर पूरी मेकिंग है, बुक है, वो रिसर्च कर सकते हो। सो द बेस्ट वे टू बी अ डायरेक्टर इज कीप ऑन डूइंग। मैंने असिस्ट किया है, मैंने एडिट किया है, मैंने प्रोड्यूसर को असिस्ट किया है, मैंने राइटर को असिस्ट किया है, लेकिन किसी ने मुझे उतना नहीं सिखाया जितना मैं करके सीखा हूँ। मतलब मेरे को याद है मेरी जो सेकंड वेब सीरीज है सूरज और सांझ के पहले, फिक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता था, जब भी फिक्शन मतलब नरेटिव बेस्ड कुछ भी मैं बनाता था, कुछ कसर रह जाती थी, ऐसा लगता था यार थोड़ा पीछे हूँ, जितना मैं एड्स में अच्छा कर रहा हूँ मैं इधर नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब वो वेब सीरीज़ की, तो वो वेब सीरीज़ मैंने खुद ही उसकी स्टोरी लिखी थी, खुद ही प्रोड्यूस की, मतलब प्रोडक्शन खुद ही हैंडल किया था, खुद ही डायरेक्ट किया था, और पोस्ट भी पूरा था। मैं उस वेब सीरीज़ को लैंडमार्क नहीं मानता हूँ, लेकिन उस वेब सीरीज़ को चेंज मानता हूँ, क्योंकि उस वेब सीरीज़ के बाद में मैंने खुद में एज अ जो मेरे एज अ डायरेक्टर जो ग्रोथ देखा, वो कोई भी दूसरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे नहीं सिखाया। सो या आई मीन ये मेरा कहना है। कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट भी मिलता है कि आपके डायरेक्शन, आप एक्टिव मतलब एडिटर भी आप हैं खुद, और आपके दिमाग में सीन निकालते टाइम पे बहुत सब सारी चीज़ें की है यहाँ पे एडिट, उसका कोई प्लस पॉइंट है आपके पास में कि ये मैं अगर एडिटर हूँ तो आपको बेनिफिट है इसका? मैं तो ऑनेस्टली होता बेनिफिट नहीं, मैं तो अपने आप को एडिटर ही मानता हूँ। आज भी जो मैं कोई पिक्चर बना रहा भी होता हूँ, तो उसमें ऐसी चीज़ होती है ना, मैं एक चीज़ जो अपने पास रखता हूँ, पहले से मुझे पता होता है कि मैं एडिट मेरी पिक्चर कट होके कैसे दिखने वाली है, तो वो मेरा, बाकी सब तो मैं दूसरों पे छोड़ देता हूँ, ये चीज़ मैं पकड़ के रखता हूँ। तो एडवांटेज हाँ, मैं बिना एडिट पैटर्न के अपना सीन सोच ही नहीं सकता हूँ। मतलब मेरे लिए मतलब ऐसा होगा, बिना एडिट सोचे हुए अगर मुझे एक सीन शूट करना हो तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊँगा। मतलब मैं बोलूँगा भाई ये क्या है, लाइक प्लस पॉइंट है आपके पास? हाँ 100%। और अगर मैं उसके बगैर कुछ शूट करता हूँ, वो देख के मैं ही बोर हो जाता हूँ। तो प्लस पॉइंट 100% है, बट जैसे मैं बोलता हूँ कि हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ होता है। अगर एज एन एडिटर, एक एडिटर बन के पिक्चर बनाना मेरा स्ट्रेंथ है, एक एक्टर जो डायरेक्ट कर रहा है उसका स्ट्रेंथ होगा परफॉर्मेंसेस निकालना, एक सिनेमाटोग्राफर का स्ट्रेंथ होगा फ्रेम बनाना, अच्छा मतलब डिज़ाइन करना। तो मेरा तो ये मानना है कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर स्ट्रेंथ पे काम करो, लाइक वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। आई फील ये दो चीज़ अगर एक डायरेक्टर समझ जाए तो एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकता है। सर आपके जो मूवी का फ्रेम अभी देखा, ये 1 by 1 का ही फ्रेम 4:3 हाँ 4:3 हाँ। अगर ये सो बेसिकली इस फिल्म का सबसे बड़ा दिक्कत हमें ये हुआ था इसका टीजर काटना। अगर आप फिल्म देखोगे आप समझ पाओगे, हमने बहुत कट्स किए, फिर फाइनली हम लोग ने पहला 1 मिनट दिखा के टू बी कंटिन्यूड किया कि ओके अब क्या एंटिसिपेशन होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये फिल्म आई मीन आई एम ग्लैड आपने ये पूछा, मुझे इंडिया में किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, हमने बहुत मेहनत की। सऊदी फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी बैंड्रा साइड में, उधर ये सेकंड टाइप मूवी देख रहा हूँ मैं जो इसी फ्रेम में बनी। नहीं ये फिल्म सिर्फ चालू होती है ऐसे, अच्छा। फिर थोड़े टाइम के बाद ये फिल्म खुलती है, फुल फ्रेम बनती है, फिर ये फिल्म सिनेमास्कोप बन जाती है। तो ये फिल्म में 3 एस्पेक्ट रेशियोज हमने यूज़ किए हुए, जो ऑनेस्टली उस पर करने में तेल निकल गया। आप पहले आदमी हो जब से स्क्रीनिंग चल रही जिसने ये क्वेश्चन उठाया, किसी ने पूछा भी नहीं था। अच्छा वेद, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब एज अ डायरेक्टर आपने करियर चुना 100 ऐड फिल्में करने के बाद में कि एज अ डायरेक्टर काम करना है, तो क्या आपने कभी सोचा कि फिल्में बना तो दूंगा लेकिन इसका रिलीजिंग क्या हो या इसको लोगों तक पहुंचाने की बात हो, जिस तरीके की लॉबी जुड़ी हुई है, जिस तरीके का आजकल बॉलीवुड में खेल हो रहा है, तो इस चीज़ को आप टैकल कर पाओगे, इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे कि बिना सोचे समझे आपने एक ऐसा डेयरिंग किया कि एज अ डायरेक्टर काम करना है? मैं सबसे पहले बताता हूँ, प्यार तो एक चीज़ से था कि यार हम फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म स्टोरी लिखना, फिल्म बनाना, उससे इतना प्यार था कि ये रिलीज़ वाली चक्कर हम कभी सोचते नहीं थे, यू नो, मतलब रिलीज़ वाली चीज़ें कभी सोचता नहीं था। एंड आई बी ऑनेस्ट, अभी तो यूट्यूब पे इतनी भसड़ मच चुकी है। मुझे याद है 2010 में मैंने एक फ़िल्म बनाई थी जो हमने हैंडीकैम से शूट की, 30 मिनट्स की फिल्म थी। वो 1-2 फेस्टिवल्स पे गई, बट हमने यूट्यूब पे डाला, तब यूट्यूब पे ये भसड़ नहीं थी। और ऑनेस्टली उस फिल्म को हमें 30 या 40 हज़ार व्यूज़ मिले, लेकिन वो क्वालिटी कमेंट्स मिले। लाइक रिलीज़ मिल जाती थी, कुछ ना कुछ करके रिलीज़ हो जाता था।
अब ऐसी चीज़ हो गई है कि हर रिलीज को उन्होंने एक्स्ट्रा कमर्शलाइज कर दिया है, हर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करप्ट करके पकड़ लिया है, एंड अब हर चीज़ कमर्शियल हो गई। मतलब यूट्यूब पे डालना ही वो होता है, यार इतने व्यूज़ नहीं है तो फिर क्या बात है। मतलब कंटेंट का रीच आउट करना बेसिकली वो चीज़ अभी ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज आप एक बहुत अच्छी फिल्म बनाओ और आप उसको यूट्यूब पे डालो, और एक थर्ड ग्रेड ब्लॉगर एक गंदा सा रील बनाएगा, वो यूट्यूब पे डालेगा, लोग मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है कि क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो ये है, एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं हमारे कॉर्पोरेट्स और हमारी इंडस्ट्री को ही देता हूँ कि बेसिकली देव हर मीडिया स्पेस खरीद चुके हैं, तो एक क्वालिटी व्यूइंग नहीं है, यू नो। मेरा सबसे बड़ा ये मानना है, इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है, हम अमेरिका से चीज़ कॉपी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ बेस लेवल पे कॉपी करते हैं, उसका डिटेल एग्जीक्यूशन हम अमेरिका से कभी सीख नहीं पाते। तो कॉर्पोरेटाइजेशन हॉलीवुड में हुआ, यहाँ पर कॉर्पोरेटाइजेशन आया, लेकिन उसके बाद में उस कॉर्पोरेटाइजेशन को उन लोग ने क्या लेवल पे लेके गए। वहाँ पर अगर आप अमेरिका जाओगे, हर सिटी में उनका एक फेस्टिवल होता है, एक नहीं 100 फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे मूवीज, आपकी शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, वेब सीरीज हो, एड फिल्म हो, आपके पास रिलीज नहीं, आप वहाँ शोकेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको, अगर आपकी फिल्म अच्छी हो, आपको डील्स मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, इन इंडिया ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है कि कॉर्पोरेट्स यहाँ आ गए, सब चीज़ खरीद लिया, उसके बाद इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स या स्टोरी टेलर्स को वो कॉर्पोरेटाइजेशन की जरिया स्पेस देने का तो बात होती नहीं है। एक पीवीआर और एक आइनॉक्स अपना बेसिकली थिएटर रेंट पे देने को तैयार है फॉर बर्थडे पार्टीज एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स, लेकिन एक छोटी फिल्म्स को रिलीज करने का उन लोग विंडो नहीं देना चाहेंगे। सो इसका मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता है कि ये क्या है और ये क्यों है। बेसिकली दी होल आइडिया है, इन लोग चाहते एक चीज है कि इंडिया में 5 प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियोज बने और उन लोग ही फिल्म बनाते रहे, बाकी सब जाओ भाड़ में। ओटीटीज का भी देख लो यही हाल हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एज अ मेकर मैं तो एक चीज पे विश्वास करता हूँ कि मैं फिल्म लिखना, फिल्म बनाना और उसे रिलीज करना, ये 3 मेरा काम है और ये मैं करता रहूंगा। सर ये जो फिल्म आपने अभी बनाई है, ये क्या किस उस पे और क्या सोच के आपने बनाई है फिल्म, इसके बारे में थोड़ा थॉट। सो ये फिल्म का बेसिकली जो मेन प्रेमाइस इज अबाउट, अगर आप फिल्म देखोगे तो एक वर्चुअल रियलिटी वीआर गेमिंग को लेकर है। मेरा थॉट बहुत सिंपल था, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली जितना हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है काइंड ऑफ जो गेम्स में हम रोल प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में भी प्ले करना चालू करते हैं। सो मेरा थॉट ये था। और दूसरा मेरे एक चीज़ थी कि लोग कहते हैं थ्रिल देने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। मैंने बोला नहीं, मेरी पिक्चर देखो 3 लोकेशन में बनी है, देख के लगेगा ही नहीं 3 लोकेशन में बनी है, और थ्रिल के मोमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसे मोमेंट्स आएंगे बोला आप हो जाओगे, वो रिएक्शंस आएगा आपको कि थ्रिल का कैसा रिएक्शन होता है। मेरा दूसरा वो था। तीसरा मेरा ऐसा था कि दिस फिल्म, चलो हम तो अभी यहाँ पर बिकॉज यूट्यूब पे देखते हैं या होते हैं, ये फिल्म बड़े स्क्रीन के लिए मैंने बनाई थी। मतलब अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखोगे, इसका साउंड और इसका विजुअल टेक्निक इज फॉर द बिग स्क्रीन। अगेन अनदर मिसकंसेप्शन, थिएटर के लिए फिल्म बनाना है तो बहुत पैसे चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पर सिर्फ लोगों के दिमाग में फेयर डाला हुआ है, और उस फेयर की वजह से वो चाहते हैं आप एज अ मेकर कुछ करो ही नहीं। बट एक्चुअली चीज़ें ऐसी नहीं होती है। यू कैन मेक अ फिल्म फॉर द थिएटर्स, यू कैन मेक अ शॉर्ट फिल्म फॉर द थिएटर्स। उसके लिए आपको बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए और राइट रिसर्च चाहिए। अच्छा वेद, आपको एक बात पूछना था कि जैसे कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों के साथ में आपने एड फिल्म्स की है, बड़े बड़े सारे स्टार मैंने देखे हैं आपके एड फिल्म्स में, काफी लोग देखे हैं, मतलब दो हाँ। तो 5, हाँ। ये जब आप फिल्म बना रहे हो, जब आप एक फ्यूचर फिल्म बनाने के लिए आपको क्या उस प्रोफाइल का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं, होता है? बिल्कुल नहीं। जो मतलब ये मेरे साथ खुद हुआ था, मैं जब एड्स डायरेक्ट करता था और प्रोड्यूस करता था, और कोई बड़े कैंपेन में सपोज हमें सेलिब्रिटी का रिक्वायरमेंट होता था, तो उनके मैनेजर मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे मैं तो उनका बस अगले वाला भाई हूँ। क्योंकि डायरेक्टर का एक 20% से होता है कि कौन सा स्टार होना चाहिए, कौन सा बड़ा नाम होना चाहिए, OTT स्टार, फिल्म स्टार। तो उन लोग मतलब अरे ऐसे बिहेव करते थे, मुझे लगता था भाई बस रुके हुए कब फिल्म की स्क्रिप्ट लेके जाओ और कल ये मुझे दामाद बना दे। और ऑनेस्टली दूसरा साइड होता था, जब स्क्रिप्ट लेके जाता था
तो वो ही गवर्नमेंट वाली लाइन में मुझे खड़ा किया जाता था कि आप वो पीछे रहो, भेजो, ईमेल पे भेजो, पढ़ के बताते हैं। लेकिन एक चीज़ तो लोग भूल ही जाते हैं, हमारी इस कंट्री में ईमेल पे जवाब कौन देता है। सो वो प्रोफाइल बिल्कुल वो हेल्प मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था। हाँ, अगर एक और एक एड कैंपेन करूँ तो डेफिनेटली आ जाएंगे। फिल्म बनाऊंगा तो कौन मैं मतलब कौन वेद, इसको तो हम जानते ही नहीं है। अच्छा, लास्टली भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के ये फिल्में उठाते हैं और फेस्टिवल में दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इससे कितना बेनिफिट मिलता है एक डायरेक्टर को, फिल्म मेकर को? सी, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पर हर इंसान आया अपना इंटरव्यू देने के लिए और वो बोलेगा भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, विक्रांत मोरे जी ने मेरे लिए ये किया, वो किया, सब किया, मतलब थैंक्स फॉर शोकेसिंग माय फिल्म। लेकिन विक्रांत जी ने, मैं विक्रांत जी के बारे में बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर ऐसी जर्नी में चला दिया ना, जो मेरे अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े टीचर्स मुझे उस लाइन पे नहीं लेके गए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक रोमांटिक कॉमेडी से थ्रिलर पे जंप किया। अब नेक्स्ट मूवी मैं विक्रांत जी के साथ ही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो इतनी साइकोलॉजिकल फिल्म है ना कि मतलब मेरे को मतलब नींद तो आती नहीं है, कोई मोमेंट मतलब ऐसे फुल जोन में अटकाया हो। अभी हमारी शूटिंग भी है और वो जर्नी पे मुझे चलाने वाले विक्रांत जी थे। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए डायरेक्टर मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो कम पड़, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये कम पड़ रहा है यार, मैं अभी क्या करूँ और क्या मतलब और कितनी मेहनत करूँ। मतलब वो बोलूँ ना कि अगर आपका ब्रेन 10% यूज़ होता है, ठीक है, और कोई इंसान आपके 10% को 90% तक स्ट्रेच कर दे, इन्होंने वो मेरे साथ किया है। सो मेरे हिसाब से फेस्टिवल हो, फिल्म दिखाना हो, वो हो, एज एन इंडिविजुअल इन्होंने मुझे जो ग्रोथ दी है वो मुझे ऑनेस्टली बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े डायरेक्टर, ये बड़े से बड़े जो मेरे फिल्म टीचर्स जो इतने हैं, मतलब गिनाओ, उन्होंने किसी ने उसका 10% भी नहीं दिया। विक्रांत जी खुद डायरेक्टर हैं और अपने डायरेक्शन को छोड़ के आपके डायरेक्शन में भरोसा कर रहे हैं, उनका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास है आपके। विक्रांत जी पिछले जन्म में नहीं मानते हैं, मैं मानता हूँ। मुझे लगता है पिछले जन्म में हम भाई थे, जो मे भी ऐसा होगा वो बड़े भाई थे, और शायद उनकी तरफ से ऐसा हुआ होगा कि कुछ रह गया मैं छोटे भाई के लिए नहीं कर पाया, तो आज इस रूप में मुझे मिले। पहले तो थैंक यू सो मच ये रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं वेद के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि वेद की एक मूवी आई थी हमारे फेस्टिवल में, भारत में फेस्टिवल में, अंकल ऑन द रॉक्स, जिसके अंदर रजा मुराद थे, राइट। वो अंकल ऑन द रॉक्स मूवी आने के बाद में कौन है जो रजा मुराद को नहीं जानते हैं, चाहे एक दूसरे के लिए हो या फिर वो वॉइस ओवर हो या फिर आज की 2024 की कोई फिल्म हो। लेकिन वेद ने जिस तरीके से उनको यूज़ किया था, जिस तरीके से उनके कैरेक्टर का पोर्ट्रे किया था, मैंने उसी दिन मेरी टीम को बोल दिया था कि ये आगे का चलने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और फिर उसके बाद में और 2 फिल्में हैं, मुझे मैं इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इनकी फिल्म आई मेरे अभी लास्ट मूवी के अंदर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, हाँ, वो मूवी के अंदर हम लोग इतने बह गए कि ऐसा लगा कि फ्यूचर फिल्म है। जब ऐसा चाह रहा था कि मैं अभी ये देखूँ आगे, और ख़त्म हो गई। और वेद की जो बेबाक जो वो बात करता है कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो उनका टास्क है कि भाड़ में जाए, कोई हमें देखे ना देखे, हमारा इंडिया का कोई मार्केट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। और अगर ऐसे लोग से अगर हम लोग जुड़ जाएंगे और एक कारवा बन जाएगा, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे और हमारे लिए एक नई दुनिया बना पाएंगे, ताकि नए नए लोगों को रोज़गार मिले। इसीलिए कहीं ना कहीं वेद का मेरे जीवन में आना एक बहुत बड़ा योगदान हो गया कि सेव इंडियन सिनेमा की जो कैंपेनिंग शुरू की है मैंने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पार्क है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे तरह और भी कोई है जो इस इंडस्ट्री से लड़ना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होगी। और इस चीज़ को क्रैक करने के लिए हम लोग ने एक नया पड़ाव चालू किया है, और जिसके अंदर अगर वेद जैसे लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो हम ज़रूर 100% एक नया इतिहास रच देंगे। और इतिहास अगर ना भी रच पाए ना,
तो 1000% इतनी बड़ी आग लगा के जाएंगे कि लोगों के लिए पूरा रास्ता साफ करके जाएंगे। नहीं 100%। और मैं एक और चीज़ इस पर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इस मूवमेंट से जुड़ रहे हो, इसको ये मत सोचो कि डरना करना, वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना और बोलना कि गलत हो रहा है, नहीं। आपका जवाब होना चाहिए एक फिल्म से, राइट, फिल्म से जवाब होना चाहिए। अगर आप इस कॉज में बिलीव करते हो और आप जुड़ना चाहते हो तो कुछ लिखो और बनाओ। Right. सबसे पहले वो सबसे बड़ी वो क्रांति है, वो रेवोल्यूशन है। राइट राइट राइट, यही हम लोग ने ये, क्योंकि क्या होता है कि आजकल सोचते हैं कि सेम नेशन तो चलो धरना धरना पड़ेगा, कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया कि जो गलत हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम अपनी चीज़ों को इतने शिद्दत से करते हैं कि गलत चीज़ें हैं ना जो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाए। और इसीलिए 7 तारीख को हमारा अवार्ड फंक्शन भी है और 7 ही तारीख को हम हमारे फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं। उसी हमारी शूट चालू हो रही है विजलिंग वुड्स में, फिल्म सिटी में। तो आप लोगों का साथ आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोगों को बता जाएंगे कि फिल्में पैसे से नहीं बनती है, फिल्में विजन से बनती है। नहीं, आई टोटली अग्री। फिल्में पैसे से नहीं, विजन से बनती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि एज ए डायरेक्टर इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया है, तो अब मतलब मेरे लिए रादर ये बोलना कि वो फिल्म कैसे बनेगी, मैं तो ये होता हूँ कि ओके उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके सबसे बेस्ट कैसे बनाऊँ, मेरे लिए वो टास्क है और मैं उस जर्नी और उस लड़ाई पे लगाऊँ। जब हमने जब कहानी डिस्कस कर रहे थे तो उस कहानी के दौरान एक चेंज आया और वो चेंज आने के बाद हम लोगों ने उसको सॉल्व तो कर दिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद में हमारे पूरे फिल्म के कैरेक्टर में एक 17-18 लोगों के कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। और वेद ने जिस तरह एज ए डायरेक्टर उसके अंदर इनपुट देने की शुरुआत की, वो इतनी बारीक बारीक चीज़ों को, यानी दाढ़ी के बाल से लेकर आंखों के हरकत तक इतनी बारीक बारीक चीज़ें के ऊपर ध्यान दे रहा था कि मुझे ये लगा कि यार यही एक डायरेक्टर है जो मेरे विजुअलाइजेशन को वो अंजाम दे सकता है। और मैंने जो अपनी 4 फिल्में एज अ डायरेक्ट की राइटर, बहुत सारी चीज़ को भूल गया। मतलब अपनी पूरी ताकत, मैं पूरी एनर्जी और जितनी मेरी पहचान है, जितना मेरा हो सकेगा, मैं सारा चीज़ इस इंसान के पीछे लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ों को उस लेवल पे लेके जाएगा, इंटरनेशनल लेवल तक, कि लोग उसको देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू। नहीं थैंक यू। एक और आपके लिए चीज़ है, पिक्चर 80% भी 4:3 में, 80% पिक्चर 4:3 में। कल देख सकते हो, आज चाहो तो। हाँ, नहीं ये नहीं वाली मैं बोल रहा था जो हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग वाली, हमारी वाली 80% 4:3 पे। असल में जब फ्रेम कट जाता है ना तो